हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस विद जादव सर। मैं एक बार फिर आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4 लेके आया हूं आपकी गुजारिशों पर। ठीक है, चलो ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा जो है रिएक्शन से रिलेटिव जितने भी डेफिनेशंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकारों पर। तो उनमें से एक प्रकार ये भी है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझेंगे। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट भी करें, ताकि उस जो आपने कमेंट की है उसका समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में ला सकें। ठीक है, हालांकि इसका लास्ट पार्ट है, मैं इसी को इस पार्ट में इस चैप्टर को पूरा समाप्त करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। अच्छा देखिए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप लोग जानते हो ऑक्सीजन होती क्या है भाई? ऑक्सीजन वही गैस जिसे हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये आपका जो क्वेश्चन है वो OMR में भी बन जाता है, MCQs में, कि ऑक्सीजन है प्राणवायु नियुक्त वायु, तो आप लोगों को प्राणवायु पे ही टिक करना है। ठीक है, आपका ये OMR एक यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो समझो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो क्या कहलाती है? आपकी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं उदाहरण की, तो देखिए क्या होगा। यहां पे अगर कोई कहे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन और यहां की अगर मैं बात करूं, ये क्या बन जाएगा आपका? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अभी अगर मैं यहां पे कहूं कि यहां पे मैं कॉपर के लेता हूं दो मॉलिक्यूल्स, 2Cu प्लस O2 एरोडाइज। अभी यहां पे मुझे आप ये बताइए, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये और ये इनमें डिफरेंट क्या है भाई? आप लोग जानते हो कि ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया के तौर पे है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हिंदी सी में है इसलिए। और ये जो है इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया गया है, इसके केमिकल फॉर्मूला द्वारा यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे कि कॉपर का Cu हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, ऐसे ही कर दिया गया है। अभी आप कहोगे तो हमने क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया को यदि उसके चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है तो वो क्या बन रहा है? एक रासायनिक समीकरण बन रहा है। तो ये जो होगा एक रासायनिक समीकरण के रूप में आ जाएगा। आप लोग बोलोगे 2Cu प्लस O2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉपर ऑक्साइड की बात की जाए तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या होगी? Cu, और ऑक्साइड क्या हो जाएगी? O। अब दो मॉलिक्यूल C के हैं, दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं? O के हैं। तो अगर मैं यहां पर लगा दूं 2CuO तो कॉपर ऑक्साइड बन गया नहीं बन गया? अभी देखिए ये कह रहा है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, तो देखो पहले यहां पे ऑक्सीजन अलग थी, अभी इसने कॉपर के साथ मेल कर लिया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तथा हाइड्रोजन की कमी हो, जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां पर हाइड्रोजन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप लोग कहोगे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया। तो ये जो कहलाती है आपकी क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? एक बार फिर समझिए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। यदि कॉपर में अच्छा, अगर हम इसका निगमन करें और निगमन करने के जरिए से, जैसे कि बहुत से बच्चों पर निगमन करना नहीं आता है, हालांकि इस एग्जाम्पल को एक मौखिक भाषा के रूप में भी बोला जा सकता है। जैसे कि जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। अब आपको उसको क्या करना है? ऐसे समीकरण में चेंज करना है तो कर सकते हो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन एरोडाइज कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गई आपकी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया।
स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, रफ करूं से, इसमें से कुछ देना मिटाने के लिए। देख रफ कर दूं, एग्जाम्पल नोट हो गया नहीं हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया पे, देखेंगे। हालांकि आज इसी लास्ट पार्ट है इसका, इसी में आप सारी डेफिनेशंस को खत्म करा दूंगा, ठीक है। फिर कल चलेंगे हम इसके कुछ बेसिकली पॉइंट पे। देखिए अब चलते हैं अपचयन अभिक्रिया, किस पे? अपचयन अभिक्रिया। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अपचयन जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया की कैसी है? विपरीतात्मक है, बिल्कुल उल्टी है। और उल्टी का मतलब आप लोग जानते हो कि उपचयन में क्या हो रहा था भाई? उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, समझना। लेकिन अपचयन में क्या होगा? अपचयन में ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? वृद्धि। समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को कैसा कहा गया है? विपरीतात्मक कहा गया है। क्या कहा गया है? और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यदि विपरीतात्मक की बात आए तो देखो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। चलो लास्ट में लिखते हैं इसको, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। समझिए, अगर मैं कहूं अपचयन अभिक्रिया, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि उपचयन में मैंने कहा था कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। देखिए, अगर मैं कहूं एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए? वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की क्या हो? कमी, तथा ऑक्सीजन की कमी हो, क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं भाई, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यदि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो क्या होगा भाई? देखिए समझिए, इसमें कह रहा है यदि कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में मिलाया जाए तो क्या होगा? कॉपर, जो हमारी कॉपर जो धातु है वो क्या हो जाएगी? अलग होकर जल को क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी।
समझना। अब भाई आप लोग जानते हो, अगर मैं बात करूं कॉपर ऑक्साइड की, देखो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होगी, तो आप लिखोगे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को अगर उसके चिन्ह, अभी हमको इसका समीकरण बनाना हो, जब समीकरण बनाना तो क्या करेंगे, इसके चिन्हों द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे, इसके फॉर्मूलाज भी लिखेंगे, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, Cu और O, CuO प्लस हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H2 एरोडाइज। अब ये क्या कह रहा है, कॉपर बनाएगा, कॉपर का मतलब सिंगल कॉपर हो जाएगी, सिंगल कॉपर का मतलब ये Cu, कॉपर को किससे डिनोट किया गया है, Cu से, तो यहां पर केवल क्या रह जाएगी, Cu, समझना। यहां देखो, यहां पे क्या रह जाएगी, Cu रहेगी नहीं रहेगी, देखो सबसे पहले तुलना करनी है कॉपर। अब प्लस जल, जल क्या होता है हमारा, H2O, क्या होता है, देख लो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा वो। समझो हमको क्या करना है, क्या देखना है, सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे ना करो ना तो उसको थोड़ा ऐसे कर लिया करो। मैं बताऊं, जब हमको पता है, 1 मिनट में मिटा रहा हूं, देखना सभी बच्चे, अभी हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है यहां पे कि Cu के यहां पे भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, कितना है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, कितने। अब हमें नहीं पता कॉपर क्या है, मान के चलो हमें नहीं पता कॉपर क्या है, लेकिन हमें ये तो पता है कि जल क्या है, जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो लास्ट में पहले यही लिख दो, H2 और O। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब देखो कॉपर कैसे निकलेगा इसमें से, अब H2, यहां से H के 2 मोल गए, H के पास गए, ऑक्सीजन का 1 गया, ये भी खत्म हो गया, H2 ऑक्सीजन, बचा क्या, Cu, क्या बचा, अब जो Cu बचा है वही क्या होगा हमारा, कॉपर होगा। समझ में आएगी नहीं आएगी। अब ये क्या कह रहा है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, क्या, हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी हो, देखो ऑक्सीजन की कमी हुई है यहां से, ये क्या था, CuO था, अब यहां से ऑक्सीजन हट गया, हट गया कि नहीं हट गया, और हट करके कहां चला गया, हाइड्रोजन के पास चला गया, तो इसमें से CuO, इसमें से क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, क्या हुई है, और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया, कौन सी होगी, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। तेजस समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं भाई, मोहित तोमर कैसे आवाज कर रहे हो भाई, बेटा सुधर जाओ। आपकी अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रफ करें भाई, ठीक, देखिए नेक्स्ट आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, और वैसे हम इसको बोलते हैं
अपचयोपचाय, अपचयोपचाय अभिक्रिया। ठीक है, समझेंगे। अब आप लोग कहोगे भाई रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? देखो, सबसे पहली बात, हमने अभी थोड़ा इसको छोड़ेंगे और थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी हमने आपको एक बात बताई थी उपचयन अभिक्रिया में। उपचयन अभिक्रिया में भाई हुआ क्या था? उपचयन अभिक्रिया में आपने देखा कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या थी? हाइड्रोजन की कमी। समझना, ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी। अब अपचयन में क्या पढ़ा आपने? आपने अपचयन में पढ़ा, समझेंगे, आपने अपचयन में पढ़ा हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, तो कहीं ना कहीं देखो उल्टे हैं। यहां पे हाइड्रोजन की कमी है तो यहां पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। यहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि है तो यहां पर क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही कि नहीं हो रही है? अब हम देखो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई आपकी जो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, वो अपचयन अभिक्रिया के कैसी है? वो अपचयन अभिक्रिया के कैसी है? विपरीतार्थमक है। कैसी है? विपरीतार्थमक है। ठीक है, देखिए, तो हम चल रहे थे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों एक दूसरे की कैसी होती हैं? विपरीतार्थमक, मतलब उल्टी होती हैं। इसीलिए तो बोला गया है भाई। देखो उल्टी किस लिए है? इसलिए है भाई, क्यों? क्योंकि उपचयन में क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि। अपचयन में क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी। उपचयन में क्या हो रही है? हाइड्रोजन की कमी। अपचयन में क्या हो रही है? हाइड्रोजन की वृद्धि। तो हुई कि नहीं हुई एक दूसरे की वृद्धि? इसीलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहा गया है? एक दूसरे के विपरीतार्थमक। लेकिन हमारी मेन चीज है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए विपरीतार्थ, ये जो सिंबल है आपका, चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं विपरीतार्थमक। विपरीतार्थमक, और बन भी जाता है कभी कभी ओएमआर में कि निम्नलिखित में से विपरीतार्थमक का चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो ये जो सिंबल होगा इसी पे आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी अभिक्रिया भाई जहां पे उपचयन और अपचयन, क्या मतलब? अगर आप कहोगे कि मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो रही है, समझना, हाइड्रोजन की कमी भी हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन, जिसमें अपचयन तथा उपचयन, दोनों साथ साथ हों, दोनों साथ साथ हों, क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
रेडॉक्स अभिक्रिया, या बोल सकते हो कौन सी, अपचयोपचाय, अपचयोपचाय अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे भाई कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो देखेंगे, आप लोग जानते हो, अगर मैं कहूं जिंक ऑक्साइड में, किसमें, जिंक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड में यदि कार्बन को मिलाया जाए, यदि कार्बन को मिलाया जाए तो वह उत्पाद में जाकर क्या बने, उत्पाद में जाकर क्या करेगा, जिंक जो धातु है वो अलग हो जाएगी, जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएंगे। तो आप लोग बोलोगे जो धातु है वो अलग हो गई, प्लस कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कैसे हो गए, अलग हो गए। मतलब हम कह सकते हैं ZnO प्लस कार्बन यदि मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस CO। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं आप लोग बोलोगे ZnO से O अलग भी हुआ, अलग हुआ कि नहीं हुआ, और यदि मतलब अलग हुआ तो मतलब क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी, क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी। अब यहां पे आओ, कार्बन में ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला, ऑक्सीजन मिला, तो यहां पे क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी हुई और ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। अब देखिए हाइड्रोजन का मामला क्या है, इसमें आप लोग जानते हो जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं आएगी, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां अपने आप ही हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां हाइड्रोजन की अपने आप क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, हाइड्रोजन अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, ठीक नितिन, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त अभिक्रिया एक अपचयन, उपचयन मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ZnO का उपचयन Zn में तथा C का अपचयन CO में हो रहा है, अतः ZnO अपचयित और C कैसा है, उपचयित पदार्थ है। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे उपयुक्त अभिक्रिया उपयुक्त अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, उपयुक्त अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें क्या, जिसमें ZnO का उपचयन, ZnO का उपचयन Zn में तथा C का अपचयन CO में, तथा C का अपचयन CO में हो रहा है। अर्थात
ZNO अपचयित, ZNO अपचयित तथा C उपचयित पदार्थ है, C उपचयित पदार्थ है। ये आप नोट में कर लेना, ठीक है, क्योंकि पता भी होना चाहिए हमारी ऊपर वाली अभिक्रिया में चल क्या रहा है, ठीक है। नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर इस चैप्टर में से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो में जाके कमेंट कर देना, ताकि आपका जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी और नोट कर लो। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया पे चलते हैं, आपकी मंद और तीव्र प्रक्रिया। हो गया, रफ करूं, ठीक है। देखिए आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंद अभिक्रिया को। मंद अभिक्रिया को, अच्छा, मंद का मतलब क्या होता है? मंद का मतलब होता है धीमा। क्या होता है? मंद का मतलब होता है धीमा, जो आराम आराम से हो। कैसे हो? आराम आराम से। अब आप लोग जानते हो, यदि कोई भी अभिक्रिया आराम आराम से होगी, कैसी होगी? अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम एक बाइक की तुलना, किसकी? एक बाइक की तुलना और साइकिल से करें, किससे करें? और आपको पहुंचना है आगरा। कहाँ पहुंचना है? अब यदि आप साइकिल से जाओगे तो धीमे धीमे साइकिल कैसे चलेगी? धीमे धीमे। कैसे चलेगी? धीमे धीमे मतलब आराम आराम से। और बाइक कैसे चलेगी? तेज। कैसे जाएगी? तेज जाएगी। तो यदि बाइक तेज चल रही है तो कौन सी होगी? तीव्र अभिक्रिया। समझना? तो बाइक जब चल रही है तो कम समय में पहुंचा देगी, नहीं पहुंचा देगी? कितने समय में पहुंचाएगी? कम समय में। और साइकिल कितने समय में पहुंचाएगी? ज्यादा समय में। कितने समय में पहुंचाएगी? भाई, अगर कोई भी हमारा कार्य धीमी गति से हो रहा है, किस गति से हो रहा है? तो जब कोई भी कार्य हमारा धीमी गति से होगा, आराम आराम से, तो उस कार्य को करने में अधिक समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। और यदि कोई काम जल्दी जल्दी हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, तो उसको करने में कम समय लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? तो सेम कंडीशन है। देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जो
धीमी गति से हो। कैसी गति से हो? एक ऐसी अभिक्रिया जो धीमी गति से हो। अब जब धीमी गति से हो रही है तो समय कैसा लगेगा? अधिक। एक ऐसी अभिक्रिया जो धीमी गति से हो अर्थात जिसके होने में, इस अभिक्रिया के होने में, अर्थात जिसके होने में अधिक समय लगे। कितना अधिक, या बोल सकते हो ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय लगे, क्या कहलाएगी? मंद अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आई कि नहीं ये बात? मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जो धीमी गति से होगी। कोई भी कार्य अगर धीमी गति से हो रहा है तो उसके करने में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा नहीं लगेगा? सेम कंडीशन से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हाइड्रोजन में आयोडीन को मिला दिया जाए, क्या? अगर हाइड्रोजन में, एग्जाम्पल ले लो एक, अगर हाइड्रोजन में आयोडीन को मिला दिया जाए, किसको? आयोडीन को मिला दिया जाए तो ये क्या बनाएगी भाई? ये बनाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाएगी? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब समझिए भाई, हाइड्रोजन डिनोट कर दो H2 प्लस आयोडीन I2। अब आप लोग कहोगे ये H ये I, इसके भी मोल दो, इसके भी मोल दो, तो दो ले लें यहाँ पे सामने, HI 2HI। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। यदि हाइड्रोजन में आयोडीन मतलब नमक को मिलाओगे तो होगा क्या? सॉरी, नमक नहीं, आयोडीन को मिलाओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। और जब वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा तो उसको बनने में अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि धीमी गति से हो रहे हैं। हाइड्रोजन में आयोडीन मिलेगी किस गति से? धीमी गति से, आराम आराम से। किस गति से मिलेगी? आराम आराम से। इसीलिए तो सेम कंडीशन है। अगर आप ठंडे पानी में नमक को घोलोगे भाई अधिक समय लेगा, धीमी गति से घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगी? आपकी मंद अभिक्रिया कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नोट हुआ? कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से नोट करो। ठीक है मुकुंद, कैसे नहीं लिख रहा? हो गया? ठीक। आगे बढ़े। अच्छा, अब ये बोल रहा है तीव्र विक्रिया। कौन सी विक्रिया? तो मंद का मतलब क्या होता है? धीमा, और तीव्र का मतलब क्या हो गया? तेज। तो ये दोनों भी तो एक दूसरे की उल्टी हुई, एक दूसरे के विपरीतार्थक हुई क्या नहीं हुई? तो डेफिनेशन भी उल्टी हो जाएगी। एक ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति से होती है, क्या आप लोग बोल सकते हो? अगर मैं मंद विक्रिया की बात करूं भाई, मंद विक्रिया तीव्र विक्रिया कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, सॉरी उल्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अब जब ये उल्टी हो जाएगी तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एक ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति से होती है। अब जब मंद गति से, जब धीमी गति से हो रही थी तो समय कैसा लग रहा था? अधिक। तेजी की गति से होगी तो समय कैसा लगेगा? कम। तो आप लोग बोल सकते हो एक ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति से होती है, अर्थात जिसके होने में कम समय लगता है। कितना समय लगता है? कम समय लगता है। तो वो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी?
तीव्र विक्रिया कहलाएगी। कैसे विक्रिया कहलाएगी? रफ करें इसे, नोट हो गया? ठीक है। देखिए टॉर्च नहीं जल रही इसमें। देखिए तीव्र विक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र विक्रिया को समझने से पहले समझो, सबसे पहली बात मैंने जैसा कहा, मंद का मतलब क्या होता है भाई? मंद का मतलब होता है धीमा। कैसा होता है? तीव्र का मतलब क्या होता है भाई? तीव्र का मतलब होता है तेज। कैसा होता है? तो एक दूसरे के उल्टे हुए कि नहीं हुए? एक दूसरे के उल्टे हुए। और जब ये एक दूसरे के उल्टे हुए तो हम लोग बोल सकते हैं मंद और मंद विक्रिया और तीव्र विक्रिया। कौन सी विक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। कैसी हुई? एक दूसरे की उल्टी हुई। कैसी हुई? एक दूसरे की उल्टी हुई। अब जब ये एक दूसरे की उल्टी हुई तो डेफिनेशन को भी उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करते हैं, रफ कर दो। अब देखो समझ में आएगी नहीं आएगी? देखिए एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके होने में, जिसके एक ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति से हो, जो तेज गति से हो, तेज गति से हो। अब जब तेज गति से होगी तो समय कैसा लगेगा? कम। एक ऐसी अभिक्रिया जो तेज गति से हो, अर्थात जिसके होने में, अर्थात जिसके होने में कम समय लगे। कितना लगे? कम समय लगे। क्या कहलाती है? तीव्र विक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्र विक्रिया कहलाती है। तीव्र विक्रिया कहलाती है। अभी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं भाई तो देखिए, अच्छा एक बात भाई, अगर मैं आपसे कहूं कागज का जलना, क्या? कागज का जलना। अब आप लोग जानते हो कागज, अगर आप कागज को आग में डालोगे, जैसे ही आप कागज को आग में डालते हो क्या होता है? कागज झट से जल जाता है। जल जाता नहीं जल जाता? मतलब कि शायद कुछ सेकंड ही लगते होंगे, कागज इतने में तो जल जाता है। जल जाता है ना? तो आप लोग बोल सकते हो कम समय लगा उसको जलने में। अब जब उसको जलने में कम समय लगा तो अभिक्रिया कैसी हुई? तेज गति से हुई। कैसी गति से हुई? और जब तेज गति से हुई समय कैसा लगा? कम। तो वही जो अभिक्रिया वो क्या कहलाएगी? तीव्र अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब ये बोल रहा है यदि सिल्वर नाइट्रेट को, क्या? यदि सिल्वर नाइट्रेट को, यदि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाए। किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाए तो वह सिल्वर क्लोराइड बना के सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड
सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट को रिलीज कर देता है। सोडियम नाइट्रेट को रिलीज कर देता है। ठीक है भाई, देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का मतलब क्या हो गया भाई, Ag। सिल्वर का मतलब चांदी, चांदी का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, Ag। नाइट्रेट का मतलब NO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, प्लस सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, NaCl एरोडाइज। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, Ag और Cl प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का मतलब Na, नाइट्रेट का मतलब NO3। अच्छा गौर से देखो, ये एक और अभिक्रिया बन गई, कौन सी, देखो सिल्वर की जगह पे देखो नाइट्रेट है, नाइट्रेट ये यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे क्या आ गया, वहां पे आपका सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन इधर नाइट्रेट किसके लिए आया है, सोडियम नाइट्रेट आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, सिल्वर क्लोराइड आया कि नहीं आया। तो ये एक दूसरे ने अपने अपने तत्वों को बदला, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो गई। कौन सी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी ये हो गई, जिसे आप उभय प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय प्रतिस्थापन। ठीक है साहब, स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो सभी बच्चे फटाफट। हो गया, टिंकू नहीं आया, बोल के गया था। देखिए अभी भाई आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। मिटाएं इसको, रफ कर दें, ठीक। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। आपका नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण गौर से समझिएगा, संक्षारण होता क्या है। अच्छा, संक्षारण की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, संक्षारित। क्या होती है, संक्षारित। तो समझेंगे, देखो संक्षारण पहले वैसे ही समझो क्या होता है मौखिक रूप से। आप लोग जानते हो कि अगर रियलिटी में कहा जाए तो धातुओं पर जंग लगना, किसी कोई भी अगर धातु अगर उस पर जंग लग रही है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो संक्षारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन दो होती हैं। सबसे पहली बात देखो, एक होती है आपकी संक्षारित। क्या होती है, संक्षारित, ये इसकी प्रवृत्ति होती है। और एक खुद में होता है क्या, संक्षारण। समझना, अगर मैं आपसे कहूं
एक वस्तु तो हमारी वो होती है जैसे कि अगर हम उसको रेगुलर यूज में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, रेगुलर उसमें को हम, जैसे कि एक साइकिल है, क्या एक साइकिल है, उसको हम रेगुलर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेगुलर चला रहे हैं, लेकिन चलाते चलाते भी उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग। भाई रेगुलर किसी भी चीज को हम या मतलब यूज कर रहे हैं तो उसमें भी जंग लगती है, लगती है नहीं लगती है। तो अगर हम रेगुलर यूज करते करते तब उस धातु पर, तब उस साइकिल पर अगर जंग लग रही है तो वो उसकी प्रवृत्ति कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी आपकी, संचारित। क्या कहलाएगी, संचारित। और एक वो चीज होती है कि हम, एक साइकिल है, अब वो उसको हम यूज नहीं कर रहे, वो साइकिल हमने एक कोने में डाल दी, डाल दी नहीं डाल दी, अब जैसे हम उस साइकिल को कोने में डाल देते हैं उस पर रखी रखी जंग लग जाती है। क्या हो जाती है, कंडीशन तो होगी। एक तो जब हम साइकिल को चला रहे हैं तब उस पर जंग लग रही है, तो वो वाली कंडीशन क्या कहला रही है आपकी, संचारित। क्या कहला रही है, संचारित। लेकिन एक कंडीशन वो होती है जब हम उस साइकिल को नहीं चलाते, और जब हम उस साइकिल को नहीं चलाते तो वो एक कोने में पड़ी रहती है, और जब वो एक कोने में पड़ी रहेगी तो उस पर रखे रखे क्या हो जाएगी, धरी धरी बात जगह पे कैसी हो जाएगी, जंग लग जाएगी। क्या हो जाएगी, और जब उस पर जंग लग जाएगी तो वो जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी, आपका संचरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अर्थात संचरण किसे कहते हैं, रखी हुई वस्तुओं पर जंग लगना। वस्तु नहीं, वस्तु तो आप लोग बोल सकते हो ये भी होगी, लकड़ी भी एक वस्तु होगी, प्लास्टिक का कोई खिलौना भी वस्तु होगा, तो उस पर जंग थोड़ी ना लगेगी। तो हम कह सकते हैं धातु का प्रयोग लाना जरूरी है। अर्थात रखी हुई धातु की कोई भी वस्तु, उस पर यदि जंग लग रही है तो वो क्या कहलाएगा, संचरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संचरण कहलाएगा। तो पहले देखो एक टॉपिकल देख लेते हैं, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखा देंगे, ठीक है। जब किसी धातु की सतह देखेंगे, जब, चलो छोड़ो ऐसे ही लिख लो। अगर मैं संचरण की बात करूं, संचरण क्या होगा, रखी हुई धातु की, रखी हुई धातु की वस्तुओं पर जंग लगना। क्या लगना, रखी हुई वस्तुओं की धातु पर जंग लगना क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब यदि कोई वस्तु रखी हुई नहीं है और उसको हम रेगुलर यूज में ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रेगुलर उसको हम यूजेबल ले रहे हैं, चला रहे हैं, और फिर भी उस पर क्या लग रही है, जंग लग रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी आपकी एक संचारित प्रवृत्ति हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं एग्जाम्पल की, उदाहरण, तो इसका उदाहरण क्या कह रहा है भाई, देखेंगे। ये कह रहा है लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है। जंग मुख्यतः जलीय आयरन ऑक्साइड, जंग मुख्यतः जलीय आयरन ऑक्साइड, जलीय आयरन ऑक्साइड का मतलब होगा Fe2O3 into XH2। ठीक, H2O होता है,
है संक्षारण लोहे की वस्तुओं की संरचना को दुर्बल कर देता है। संक्षारण लोहे की वस्तुओं को दुर्बल कर देता है। भाई कि कोई भी लोहा हो यदि उस पर जंग लग रही है, इसका मतलब ये समझ लो वो उसको क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। क्योंकि लोहे जो आपकी परत होती है ना जंग की सी, जब उस पर छूटता जाता है तो बोला जा सकता है लोहा जो है प्रबल से कैसा हो रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? दुर्बल कर देता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है क्योंकि प्रतिवर्ष बहुत सा धन लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। अब गंभीर समस्या क्यों भाई? आप लोग जानते हो क्यों गंभीर समस्या किस लिए? देखो समझो, आप लोगों को पता है अगर लोहे पे जंग लग गया या कोई लोहा कोई खराब हो गया तो आप क्या करने जाते हो, उस पर डेंटिंग पेंटिंग लिपाई पुताई करते हो। उसमें खर्चा आता है कि नहीं आता है? जब उस पर खर्चा आता है तो ये आपके लिए एक समस्या ही होगी। क्या होगी भाई? समस्या होगी नहीं होगी? तो आप लोग बोल सकते हो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है क्योंकि प्रतिवर्ष बहुत सा धन, क्योंकि प्रतिवर्ष बहुत सा धन संक्षारित लोहे को शुद्ध लोहे में बदलने के लिए किया जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही वही बात? संक्षारण इतनी गंभीर समस्या बन चुका है क्योंकि प्रतिवर्ष सालाना की अगर हम बात करें तो कम से कम लाखों रुपए, देखो किसी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है उस पर जंग लग गई, उसकी डेंटिंग पेंटिंग में वो खर्चा करते हैं, समझना। किसी को कोई साइकिल है उस पर रखी जंग लग गई, उसको सही कराने के लिए वो खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये मानव जीवन के लिए कैसी एक गंभीर समस्या बन चुका है। ठीक है, ये कह रहा है बहुत सा धन संक्षारित लोहे को, संक्षारित मतलब जिस पर जंग लग चुकी है ऐसे लोहे को शुद्ध लोहे में बदलने के लिए किया जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगी भाई? संक्षारण क्या होता है? ठीक, अभी अगर बात की जाए इसको कैसे रोका जा सकता है, संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, तो आप लोग कह सकते हैं, पहले इसको नोट करो और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि संक्षारण लोहे की वस्तुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाया जाए। ठीक है, फिर आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा विकृत गंधिता, उसको खत्म कराने पर आपका टॉपिक भी कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है।
हो गया भाई। हो गया ठीक, रफ कर दूँ उसको। देखिए नेक्स्ट है आपका संचारण के बचाव के उपाय। देखिए संचारण से बचाव के उपाय। देखिए अगर मैं कहूँ पहली बात, देखो आपके पास कोई भी एक धातु की कोई भी वस्तु है, समझना, और यदि उस धातु की वस्तु को आप एक सर्टेनली टाइम देके, एक निश्चित समय देके, जैसे कि सप्ताह में एक बार, 7 दिन में एक बार आपने एक दिन चुन लिया मंडे, कौन सा, मंडे छोड़ो, संडे, कौन सा चुन लिया, संडे। अब आपको पता है कि संडे को ये जो हमें धातु की वस्तु है वो साफ करनी ही करनी है, समझना। तो यदि आप उसको एक सप्ताह मतलब एक निश्चित समय देके उसको रेगुलर साफ करते रहोगे, समझना, तो आप लोग बोल सकते हो सकता है कि आप अपनी जो भी धातु की वस्तु है उसको संचारित होने से बचा सकें। बचा सकते हो नहीं बचा सकते हो, पहली कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं पहली कौन सी कंडीशन, यदि एक निश्चित समय के अंतराल से, अंतराल का मतलब एक निश्चित समय, जैसे कि एक सप्ताह है, सप्ताह में संडे को चुन लो तो संडे बाई संडे, तो बीच का जो दिन है वो अंतराल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, मंडे टू सैटरडे, ये इसका अंतराल हो गया। समझ में आएगी नहीं आएगी बात। तो एक निश्चित समय के अंतराल से धातु की वस्तु को साफ करने पर, साफ करने पर उसे संचारित होने से, उसे संचारित होने से बचाया जा सकता है, संचारित होने से बचाया जा सकता है। समझ में आई। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, भाई ये तो शायद सबको ही पता होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि अगर मैं कहूं क्या कि हमारी कोई भी भाई लोहे की एक वस्तु है या लोहे की एक धातु है, अब उस धातु पे अगर हम पेंट कर दें, क्या कर दें, पेंट कर दें, तो उसको संचारित होने से बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है नहीं बचाया जा सकता, बोल सकते हो कि अगर लेकिन चाहे पेंट कर रहे हो कुछ भी, लेकिन समय कैसा होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता है जब दिवाली आती है तो आप घरों की गाटरों वगैरह पे क्या करते हो, पेंट करते हो। क्या करते हो, पेंट करते हो। जब उस पर पेंट करते हो तो एक निश्चित समय का अंतराल हो गया, मतलब दिवाली से दिवाली, दिवाली से दिवाली, निश्चित समय हो गया। और यदि आप
एक दबा ली गई, दो दबा ली गई, तो फिर तो भाई वो लोहा जो है संचारित होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग बोल सकते हो अगर एक निश्चित समय के अंतराल, निश्चित समय के अंतराल धातु की वस्तु पर, धातु की वस्तु पर पेंट कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो उस धातु की वस्तु को संचारित होने से बचाया जा सकता है, संचारित होने से बचाया जा सकता है। समझ में आई नहीं आई बात? तो ये अगर तीसरा पॉइंट, चलो तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आपके मन में कोई भी एक ऐसा उपाय हो जैसा जिससे संचारण से किसी भी धातु को बचाया जा सके, तो तीसरा पॉइंट आप लोग मेरी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। आपके पास कौन सा ऐसा पॉइंट है, समझ में आ रही नहीं आई बात? आप लोग बोल सकते हैं ये आपके लिए एक थोड़ा होमवर्क टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कोई भी तीसरा उपाय अगर आपके दिमाग में डोल रहा हो तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में। ठीक, तो नोट कर लो और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पे, और वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विकृत गंध्यता। देखते हैं, नोट करो। रफ करें, ठीक। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है भाई विकृत गंध्यता, और समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता, अभी समझिए विकृत गंध्यता होती क्या है, समझो। रेंसिडिटी, अगर हम कहें कि भाई कोई भी हमारा भोजन हुआ, क्या कोई भी हमारा भोजन हुआ, अब वो भोजन यदि बुस जाता है, क्या हो जाता है, बुस का मतलब यदि खराब हो जाता है। अब भाई खराब किसके कारण हो रहा है? आप लोग कहोगे कि भोजन में से जो वसा और तेल हैं वो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और जब वो उड़ जाते हैं तो भोजन कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? और जब वो खराब हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हो कि भोजन कैसा हो गया, विकृत गंधित हो गया। क्या हो गया? और वही जो क्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी, विकृत गंध्यता। क्या कहलाती है? विकृत गंध्यता। देखिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सुनिए, देखिए जब
जब भोजन से जब भोजन या किसी भी खाद्य पदार्थ से जब भोजन या किसी भी खाद्य पदार्थ से वसा तथा तेल का उपचयन हो जाता है, उपचयन हो जाता है, उपचयन होने का मतलब क्या है, वसा और तेल क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो उस स्थिति में भोजन कैसा हो जाता है, उस स्थिति में भोजन खराब हो जाता है। कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। भोजन की यही खराब स्थिति, भोजन की यही खराब स्थिति क्या कहलाती है, विकृत गंधता कहलाती है। क्या कहलाती है, विकृत गंधता कहलाती है। समझ में आई कि नहीं आई बात भाई? जब भोजन या किसी भी खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में खाने का कोई भी पदार्थ हो, नहीं समझ आई, खाने वाले चिप्स हो, पकौड़े हो, बिंगो टेढ़े मेढ़े हो, कुछ भी हो, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जब भोजन या किसी भी खाद्य पदार्थ से वसा या तेल का उपचयन हो जाता है तो उस स्थिति में भोजन कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। और भोजन की यही खराब स्थिति क्या कहलाती है, आपकी विकृत गंधता कहलाती है। क्या कहलाती है, विकृत गंधता कहलाती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है भाई। अगर इसके एक एग्जांपल की बात करूं, ठीक, तो इसी में हम ये कराते विकृत गंध भोजन को खराब होने से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, अगर आप कहें तो देखिए नोट में विकृत गंधता को रोकने के लिए विकृत गंधता को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कैसे भाई, देखो समझो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को पता है यदि आप सुबह का खाना शाम को खाते हो तो शायद चलो कोई दिक्कत नहीं, तब तक थोड़ा ताज़ी रहता है। लेकिन गर्मियों में आपने देखा होगा जब आप सुबह का खाना शाम को खाते हो, शाम तक रखते हो, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कैसा हो जाता है, खराब किस लिए हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो वसा और तेल हैं वो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और जब वो उड़ जाते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है।
और जब वो भोजन खराब हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? विकृत गंधित। क्या कहलाता है? विकृत गंधित हो जाता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ठीक है, तो इस स्थिति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? नाइट्रोजन गैस का। किसका प्रयोग किया गया है? अब आपने देखा होगा रेलगाड़ियों में कुछ टिफिन बॉक्स में पैक करके सिल्वर के ऊपर से परत चढ़ा करके भोजन सेल करते हैं, बेचते हैं। पता है कि नहीं पता? जब उसको बेचते हैं तो उसके अंदर क्या डाल देते हैं? वो नाइट्रोजन गैस। क्या डाल देते हैं? अब चाहे आप भोजन को अब खाओ, चाहे शाम को खाओ, चाहे कल तक खाओ, वो भोजन खराब नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। क्या होती है? चलो उसको छोड़ो, कोई भी एक खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कि आपने चिप्स लिए, बिंगो टेढ़े मेढ़े, वो दुकानों में कई महीनों तक नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब उनको फाड़ते हो तो एकदम कड़क और स्वादिष्ट निकलते हैं ना? क्या वो खराब होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस जो बिंगो टेढ़े मेढ़े की जो पैकेट है 5 रुपए वाली, उसमें क्या भरी हुई होती है? नाइट्रोजन गैस। क्या भरी हुई होती है? तुमने देखा होगा वो जो पैकेट फूली हुई होती है कि नहीं होती? उसमें निकलते थोड़े से, लेकिन फूली हुई होती है। किसके कारण? नाइट्रोजन गैस के कारण। क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस उन बिंगो टेढ़े मेढ़े को कैसे रखती है? एकदम फ्रेश रखती है। कैसे रखती है? अगर एक काम करके देख लो, उन बिंगो टेढ़े मेढ़े को आप किसी खुली थाली में रख दो, खुले रख दो, या पैकेट में ऐसे ही रख के रखना, लेकिन उसमें एक छेद कर देना, तो देखो वो जो बिंगो टेढ़े मेढ़े वो कैसे हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। उसको खाने पर कोई भी स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से वसा और तेल कैसा हो जाएंगे? उपचयित हो जाएंगे। और जब वो उपचयित हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। जब उड़ने के कारण जो बिंगो टेढ़े मेढ़े कैसे हो जाएंगे? खराब हो जाएगी। और वही खराब स्थिति क्या कहलाएगी? विकृत गंधित कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं, एग्जाम्पल में यही ले लो, चिप्स के पैकेट में आलू की चिप्स को विकृत गंधित होने से रोकने के लिए, विकृत गंधित होने से रोकने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस, भरी जाती है। ठीक है भाई, नोट करो। और ये हो गया आपका टॉपिक बिल्कुल समाप्त। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये हमारा टॉपिक? सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑफलाइन वाले नोट कर लीजिए। देखिए, हम आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता है तो वीडियो में जाकर नीचे कमेंट कर देना, ताकि हम नेक्स्ट जो पार्ट लेके आए हैं उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में दे सकें। ठीक है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, समझ में आए तो भी कमेंट कर देना, ताकि इससे देखो क्या होता है, हमारा थोड़ा साहस बढ़ जाता है और उसी साहस के कारण हम अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ी क्षमता इकट्ठी कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू।